अक्सर लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार किस्मत का खेल है या फिर अटकनों का। टीवी पर कोई टिप आई, खरीद लिया। दोस्त ने कहा यह स्टॉक तो रॉकेट बन जाएगा, तो बस बेच दिया। और नतीजा, ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। लेकिन क्या हो अगर निवेश करने का एक वैज्ञानिक, एक अनुशासित तरीका हो, एक ऐसा तरीका जिससे आप किसी कंपनी की मतलब उसकी असली कीमत पहचान सकें, ठीक वैसे ही जैसे एक जौहरी हीरे की परख करता है। एक ऐसा तरीका जो आपको इन टिप्स और बाजार के शोर शराबे से ऊपर उठाकर एक समझदार निवेशक बना दे। आज हम रघु पालट की किताब फंडामेंटल एनालिसिस फॉर इन्वेस्टर्स की गहराई में उतरेंगे। ये किताब सिर्फ फॉर्मूले नहीं बताती, बल्कि एक पूरी मानसिकता, एक माइंडसेट बनाने में मदद करती है। हमारा मिशन है इस किताब के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों को समझना और उन्हें इस्तेमाल करना सीखना। अटकलें लगाने वाले ट्रेडर बनने के बजाय एक बिजनेस के हिस्सेदार बनने की सोच को अपनाना। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। इस किताब का मूल दर्शन ही यही है कि सफल निवेश वैल्यू यानी मूल्य पर आधारित होता है, प्राइस यानी कीमत पर नहीं। कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वो है जो आपको मिलता है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू या कह लीजिए उसके असली मूल्य का अनुमान लगाने में मदद करता है। ये हमें बाजार के रोजाना के उतार चढ़ाव से दूर रखकर एक कंपनी के मालिक की तरह सोचने के लिए प्रेरित करता है। एक मालिक की तरह सोचना, ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। तो ये विश्लेषण शुरू कहाँ से होता है? क्या हम सीधे किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखना शुरू कर दें? नहीं, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। किताब एक बहुत ही शक्तिशाली फ्रेमवर्क देती है जिसे EIC या इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी अप्रोच कहते हैं। ये एक टॉप डाउन फिल्टर की तरह है। मतलब इससे पहले कि आप किसी पेड़ के पत्ते देखें, आपको ये देखना होगा कि जंगल कैसा है और मौसम कैसा है। यानी सबसे पहले इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए किसी के पास निवेश करने के लिए 10 लाख रुपए हैं, तो देश की GDP या इंटरेस्ट रेट से उनके पोर्टफोलियो पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए, अगर अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ मान लीजिए 8% है, तो इसका मतलब है कि देश में लहर तेजी से ऊपर उठ रही है और एक उठती हुई लहर ज्यादातर नावों को ऊपर उठाती है। सही बात है। कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा बढ़ेगा। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, उनकी मुनाफे पर असर पड़ता है और ग्रोथ धीमी हो सकती है। तो पहला सवाल हमेशा यही होना चाहिए, क्या मैं एक ऐसी अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहा हूं जो बढ़ रही है? ठीक है, तो मान लिया अर्थव्यवस्था का मौसम अच्छा है। अब आते हैं I यानी इंडस्ट्री पर। तो क्या इसका मतलब है कि हर इंडस्ट्री अच्छा करेगी? बिल्कुल ही नहीं, ये दूसरा फिल्टर है। एक अच्छी अर्थव्यवस्था में भी कुछ इंडस्ट्रीज सूरज की तरह चमक रही होती हैं और कुछ डूब रही होती हैं। सोचिए, 20 साल पहले टाइपराइटर बनाने वाली कंपनी में निवेश करना कैसा रहता, भले ही अर्थव्यवस्था कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। हाँ, कोई मतलब ही नहीं था। आज आपको देखना होगा कि भविष्य किन इंडस्ट्रीज का है। क्या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या रिन्यूएबल एनर्जी है? आपको हवा के रुख के साथ चलना है, उसके खिलाफ नहीं। तो इकोनॉमी और इंडस्ट्री को फिल्टर करने के बाद हम आखिरकार C यानी कंपनी पर पहुंचते हैं। अब हम उस एक कंपनी को चुनते हैं जो उस मजबूत इंडस्ट्री में सबसे अच्छी नाव है। एग्जैक्टली। इस EIC फ्रेमवर्क से आप हजारों कंपनियों की भीड़ में से कुछ चुनिंदा अच्छी कंपनियों तक पहुंच जाते हैं। ये आपको भटकने से बचाता है और आपके विश्लेषण को एक सही दिशा देता है। अब उस चुनी हुई कंपनी को परखने के लिए हमें 2 तरह के लेंस की जरूरत पड़ती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये बहुत दिलचस्प है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस। चलिए इसे खोलते हैं। क्वांटिटेटिव तो मतलब साफ है, नंबर्स, डेटा, आंकड़े। हाँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो सब कुछ है जिसे हम नंबरों में देख सकते हैं, जैसे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमें कंपनी का अतीत बताता है। इसे एक कार के डैशबोर्ड की तरह समझिए। ये आपको बताता है कि स्पीड कितनी है, इंजन का तापमान कितना है और टंकी में तेल कितना है। ये बहुत जरूरी जानकारी है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। तो फिर पूरी कहानी क्या है? यहीं पर क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है ना? बिल्कुल। क्वालिटेटिव एनालिसिस उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें नंबरों में नहीं मापा जा सकता। अगर क्वांटिटेटिव डैशबोर्ड है, तो क्वालिटेटिव यह है कि उस कार का ड्राइवर कितना कुशल है, गाड़ी का ब्रांड कितना भरोसेमंद है और आगे की सड़क कैसी है। इसमें हम कंपनी का मैनेजमेंट
उसका ब्रांड और उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखते हैं। सच्ची दौलत तब बनती है जब मजबूत नंबरों वाली गाड़ी को एक शानदार ड्राइवर चला रहा हो। चलिए तो पहले डैशबोर्ड को ही ठीक से पढ़ना सीखते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सबसे जरूरी होते हैं कंपनी के 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनमें से पहला है बैलेंस शीट। इसे अक्सर कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कार्ड कहा जाता है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है और ये हेल्थ कार्ड एक खास दिन जैसे 31 मार्च का एक स्नैपशॉट होता है। ये बताता है कि उस दिन कंपनी के पास कितनी एसेट्स यानी संपत्ति हैं और कितनी लायबिलिटीज यानी देनदारियां हैं। लेकिन एक समझदार निवेशक सिर्फ टोटल नहीं देखता, वो एसेट्स की क्वालिटी देखता है। क्वालिटी मतलब क्या ये असली मशीनें और फैक्ट्रियां हैं या सिर्फ कागज पर गुडविल जैसी इंटेंजिबल चीजें हैं जिनकी कोई असली कीमत नहीं। अच्छा। और लायबिलिटीज की तरफ वो देखता है कि कंपनी का पैसा आ कहां से रहा है। क्या ये मालिकों का अपना पैसा है जिसे शेयर होल्डर्स इक्विटी कहते हैं, या बाहर से लिया हुआ कर्ज मतलब डेट। एक स्वस्थ कंपनी अपनी संपत्ति इक्विटी से बनाती है, कर्ज से नहीं। इसको ऐसे देख सकते हैं कि क्या आप उस इंसान पर ज्यादा भरोसा करेंगे जिसने अपना घर अपने पैसों से बनाया है, या उस पर जिसने 95% लोन लेकर बनाया है। बिल्कुल सही। ये तो साफ है। तो अगर बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट है तो दूसरा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस या P&L वो एक पूरी मूवी की तरह है। ये हमें 1 साल या 1 तिमाही की पूरी कहानी बताता है। सही कहा। P&L स्टेटमेंट कंपनी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड है। ये दिखाता है कि एक निर्दिष्ट अवधि में कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया और उसे कमाने के लिए कितना खर्च किया, और अंत में जो बचता है वो है नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ भी एक पियाज है, एक जाल है। एक निवेशक को ये देखना चाहिए कि प्रॉफिट आ कहां से रहा है। क्या ये कंपनी के मुख्य बिजनेस यानी ऑपरेशन से आ रहा है, या फिर कोई पुरानी फैक्ट्री बेचकर आए अदर इनकम से। यानी अगर कोई बिस्कुट बनाने वाली कंपनी अपना प्रॉफिट जमीन बेचकर दिखा रही है तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आप चाहते हैं कि कंपनी बिस्किट बेचकर पैसा कमाए, अपनी जायदाद बेचकर नहीं। और यहीं पर तीसरा स्टेटमेंट जो शायद सबसे जरूरी है वो काम आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं इसे मोमेंट ऑफ ट्रूथ कहता हूं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ऐसा क्यों? प्रॉफिट तो प्रॉफिट है ना। नहीं, प्रॉफिट तो सिर्फ कागज पर भी हो सकता है। अकाउंटिंग के नियमों के कारण कंपनियां अपनी सेल्स दिखा सकती हैं, भले ही उन्हें ग्राहकों से पैसा ना मिला हो। लेकिन कैश वो असली होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी के अंदर और बाहर असल में कितना नकद पैसा आ जा रहा है। कई कंपनियां अकाउंटिंग का फायदा उठाकर बड़ा प्रॉफिट दिखाती हैं, लेकिन उनका कैश फ्लो नेगेटिव होता है। ये एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। जैसे कोई मैराथन रनर जो बहुत तेज दिख रहा है लेकिन असल में उसकी सांस फूल रही है और वो कभी भी गिर सकता है। ये उसकी असली कमाई की ताकत दिखाता है। प्रॉफिट एक राय है, कैश एक तथ्य है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट मिलकर हजारों आंकड़े बना देते हैं। एक आम निवेशक के लिए तो ये एक भूल भुलैया जैसा है। क्या कोई शॉर्टकट है, कोई ऐसा टूल जिससे हम इस डेटा के जंगल में से सीधे काम की बात निकाल सकें? हाँ, यहीं पर फाइनेंशियल रेशियोज काम आते हैं। ये इन स्टेटमेंट से नंबर लेकर उन्हें एक सार्थक संदर्भ देते हैं। ये एक तरह के फाइनेंशियल डॉक्टर हैं जो इन हेल्थ रिपोर्ट्स को देखकर तुरंत बता सकते हैं कि मरीज कहाँ कमजोर है। सबसे चर्चित रेशियो है प्राइस टू अर्निंग्स या PE रेशियो। हर कोई इसकी बात करता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि निवेशक कंपनी की प्रति शेयर आय के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है। अगर किसी कंपनी का PE रेशियो 20 है तो इसका मतलब है कि आप उसकी 1 रुपए की कमाई के लिए 20 रुपए दे रहे हैं। यह आपको एक अंदाजा देता है कि अगर कमाई स्थिर रहे तो आपको अपना निवेश वापस कमाने में 20 साल लगेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। बाजार में तो बहुत सी हाई PE कंपनियां जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी कंपनी सालों तक अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो क्या सिर्फ PE देखकर किसी कंपनी को महंगा मान लेना एक गलती नहीं होगी? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब कंपनी की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस में छिपा है। एक तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी कंपनी का PE 50 या 100 भी हो सकता है, क्योंकि निवेशक मान रहे हैं कि उसकी कमाई अगले कुछ सालों में कई गुना बढ़ जाएगी। अच्छा। वो भविष्य की ग्रोथ के लिए आज प्रीमियम देने को तैयार हैं।
वहीं एक स्थिर मैच्योर कंपनी जैसे कोई बिजली बनाने वाली कंपनी जिसकी ग्रोथ धीमी है, उसका पीई 10 या 15 हो सकता है। तो पीई को हमेशा इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई ये मापता है कि ये कंपनी शेयरधारकों के पैसे का कितनी कुशलता से उपयोग करके मुनाफा कमा रही है। मतलब अगर आपने कंपनी में 100 रुपए लगाए तो कंपनी उस 100 रुपए पर हर साल कितने रुपए का मुनाफा कमा रही है। एक लगातार 15% से ज्यादा का आरओई एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक चेतावनी है। क्या कोई कंपनी सिर्फ ज्यादा कर्ज लेकर अपना आरओई आर्टिफिशियली बढ़ा सकती है? बिल्कुल, और यही एक स्मार्ट निवेशक को देखना होता है। सिर्फ ऊंचे आरओई को देखकर खुश नहीं होना चाहिए। इसके साथ हमेशा डेट टू इक्विटी रेशियो को देखना जरूरी है। बिल्कुल। ये रेशियो दिखाता है कि कंपनी अपने काम के लिए कर्ज पर कितनी निर्भर है। अगर आरओई 25% है लेकिन डेट टू इक्विटी 3 है तो इसका मतलब है कि ये रिटर्न बहुत ज्यादा जोखिम लेकर कमाया जा रहा है। एग्जैक्टली। ये दोनों रेशियो साथ मिलकर एक शक्तिशाली कहानी बताते हैं। हम एक ऐसी कंपनी चाहते हैं जिसका आरओई भी ऊंचा हो और कर्ज भी कम हो। वो अपने आंतरिक मुनाफे से ग्रोथ कर रही हो, न कि उधार के पैसों से। तुमने नंबर्स को देख लिया, उन्हें समझ लिया, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब उस ड्राइवर की बात करते हैं जो गाड़ी चला रहा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। नंबर्स तो हमें बताते हैं कि ये कंपनी अतीत में कैसी रही है, लेकिन उसका भविष्य तो मैनेजमेंट के हाथों में है। हम मैनेजमेंट की ईमानदारी और काबिलियत को कैसे मापें? ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके लिए कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। आपको एक जासूस की तरह काम करना पड़ता है। पहला तरीका है मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखना। क्या उन्होंने पिछले 5-10 सालों में जो वादे किए थे वो पूरे किए? आप कंपनी की पुरानी एनुअल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस पढ़ सकते हैं। और क्या हम सिर्फ सीईओ की चिट्ठी पढ़ें या कोई और तरीका भी है? सीईओ की चिट्ठी तो मार्केटिंग का हिस्सा हो सकती है। असली जानकारी मिलती है कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट से। अच्छा। यहाँ पर एनालिस्ट मैनेजमेंट से सीधे और मुश्किल सवाल पूछते हैं। देखिए कि मैनेजमेंट जवाब कैसे देता है। क्या वो पारदर्शी हैं या गोलमोल बातें कर रहे हैं? क्या वो अपनी गलतियों को मानते हैं? एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा पारदर्शी होता है। मैनेजमेंट के अलावा किताब कम्पिटिटिव मोड या प्रतिस्पर्धी खाई की बात भी करती है। ये क्या है? ये वॉरेन बफेट का एक बहुत प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है। एक अच्छी कंपनी के चारों ओर एक ऐसी खाई होती है जिसे पार करके कोई दूसरी कंपनी उस पर आसानी से हमला नहीं कर सकती। ये मोट कई तरह के हो सकती है, जैसे एक बहुत मजबूत ब्रांड, सोचिए एप्पल। हाँ बिल्कुल। या नेटवर्क इफेक्ट, जैसे व्हाट्सएप, जिसे सब इस्तेमाल करते हैं इसलिए आपको भी करना पड़ता है। या फिर लो कॉस्ट प्रोडक्शन। एक निवेशक को ऐसी कंपनियां ढूंढनी चाहिए जिनकी खाई गहरी और चौड़ी हो। तो हमने EIC से कंपनी चुनी, उसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पहलुओं को परखा। इन सभी विश्लेषणों का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य एक ही है, कंपनी का वैल्यूएशन करना, यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू का पता लगाना। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे विश्लेषण के हिसाब से कंपनी का एक शेयर असल में मान लीजिए 100 रुपए का होना चाहिए। अब हम बाजार में उसकी कीमत देखते हैं। अगर वो 70 रुपए में मिल रहा है तो ये एक अच्छी खरीद हो सकती है। और ये जो 30 रुपए का अंतर है, इसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं ना? बिल्कुल, ये आपकी सुरक्षा गद्दी है। ये आपको विश्लेषण में होने वाली छोटी मोटी गलतियों से बचाता है। लक्ष्य हमेशा एक स्टॉक को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम कीमत पर खरीदना है। लेकिन मान लीजिए आपने ये सब कर लिया, आपने एक बेहतरीन कंपनी बहुत अच्छे दाम पर खरीद ली, क्या काम खत्म हो गया? मुझे लगता है असली लड़ाई तो अब शुरू होती है, अपने ही दिमाग से। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि निवेश का मनोविज्ञान और अनुशासन शायद सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि डर और लालच निवेशक के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब बाजार 50% गिरता है, जैसे कोविड के समय हुआ था, तो डर आपको अपनी बेहतरीन रिसर्च वाली कंपनियों को भी भारी नुकसान में बेचने पर मजबूर कर देता है। सही बात है। और जब बाजार तेजी से भाग रहा होता है तो लालच, या जिसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो आपको किसी भी कूड़ा कंपनी को किसी भी कीमत पर खरीदने पर मजबूर कर देता है। तो इसका इलाज क्या है? 2 चीजें। पहला, धैर्य, पेशेंस। अच्छी कंपनियों को बढ़ने में समय लगता है,
कंपाउंडिंग का जादू देखने के लिए समय देना पड़ता है। आज खरीदो कल बेचो वाली मानसिकता से स्थायी धन नहीं बनता। और दूसरा, अपनी रिसर्च पर भरोसा। अगर आपने अपना होमवर्क ठीक से किया है तो बाजार के शोर शराबे से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक अनुशासित योजना पर टिके रहना होगा। जो EIC फ्रेमवर्क से शुरू होता है, कंपनी के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव विश्लेषण से गुजरता है और अंत में निवेशक के अपने धैर्य और अनुशासन पर आकर टिकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना कि आप सिर्फ एक स्टॉक का टिकर नहीं खरीद रहे हैं, आप एक चलते फिरते बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। जब आपकी सोच एक हिस्सेदार की होती है तो आप रोजाना की कीमतों के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। आप बिजनेस के प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल। संख्याएं कहानी का केवल एक हिस्सा बताती हैं। कंपनी का मैनेजमेंट, उसका ब्रांड और एक निवेशक के तौर पर आपका अपना अनुशासन, ये सब मिलकर एक सफल निवेश की कहानी लिखते हैं। तो हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें बताता है कि कंपनी अतीत में कैसी रही है और क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें उसके वर्तमान को समझने में मदद करता है, तो आप भविष्य का अनुमान लगाने के लिए किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे? कंपनी के पिछले 10 सालों के ठोस नंबरों पर या उसके CEO के अगले 10 सालों के विजन पर? कभी सोचा है कि शेयर बाजार में कुछ लोग कैसे लगातार पैसा बना लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं? क्या ये सब सिर्फ किस्मत की बात है या फिर सफलता के पीछे कोई सोचा समझा तरीका है? देखिए, कई लोगों के लिए शेयर बाजार मतलब बस एक सट्टा बाजार है। अफवाहों और टीवी पर आने वाली हॉट टिप्स पर लोग पैसा लगा देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर निवेश करने का एक ऐसा तरीका हो जो तुक्केबाजी पर नहीं बल्कि सॉलिड फैक्ट्स पर टिका हो। एक ऐसा तरीका जो किसी भी कंपनी की असली कीमत समझने में हमारी मदद करे। आज हम जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट रघु पालट की किताब फंडामेंटल एनालिसिस फॉर इन्वेस्टर्स के कोर आइडियाज को समझेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे बाजार के शोर शराबे से दूर रहकर किसी कंपनी की सही कीमत को पहचाना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का पहला नियम, ये कोई गेस वर्क नहीं है, ये एक साइंस है, एक स्ट्रैटेजी है, और यही स्ट्रैटेजी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाती है, ना कि सिर्फ एक डेली ट्रेडर। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस आखिर भला क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई घर खरीदने से पहले उसकी नींव चेक करते हैं, दीवारें देखते हैं, कागजात की जांच करते हैं, है ना? ये अंधेरे में तीर चलाने के बजाय पूरी जांच पड़ताल का प्रोसेस है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका होता है। इसमें एक टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल होता है, जिसे EIC फ्रेमवर्क कहते हैं। ये मुश्किल बाजार को समझने में हमारी काफी मदद करता है। समझना बहुत आसान है। E माने इकोनॉमी, हम सबसे पहले देश की पूरी अर्थव्यवस्था को देखते हैं। I माने इंडस्ट्री, फिर हम उस इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं जिसमें कंपनी काम करती है। और आखिर में C माने कंपनी, उस खास कंपनी की हम गहराई से जांच करते हैं। चलिए अब कंपनी एनालिसिस में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। शुरुआत करते हैं क्वांटिटेटिव साइड से, मतलब वो पक्के आंकड़े जो कंपनी की कहानी बयां करते हैं। इसमें सबसे पहले आती है बैलेंस शीट। ये किसी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कार्ड जैसा है। आसान भाषा में कहें तो एसेट्स वो सब कुछ है जो कंपनी ओन करती है, और लायबिलिटीज वो सब कुछ है जो कंपनी को दूसरों को चुकाना है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ 2 कंपनियां हैं। डायनामिक मोटर्स के पास एसेट्स तो हैं, पर उस पर कर्ज बहुत ज्यादा है। वहीं स्टेडीफास्ट फार्मा की बैलेंस शीट काफी मजबूत दिख रही है। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ एसेट क्वालिटी या साइज देखना काफी नहीं है, कर्ज पर भी नजर रखना जरूरी है। लेकिन बैलेंस शीट तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखना होता है। P&L स्टेटमेंट हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये ट्रैक करता है कि कंपनी के अंदर और बाहर पैसा कैसे घूम रहा है। इन कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिकल बनाने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम एक भारतीय कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए है। इस कंपनी की बैलेंस शीट की जांच करने पर हमें पता चलता है कि इसकी बुक वैल्यू प्रति शेयर 150 रुपए है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आज कंपनी अपने सारे एसेट्स बेच दे और सारी लायबिलिटीज चुका दे, तो हर एक शेयर के बदले में शेयरधारक को 150 रुपए मिलेंगे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती,
बुक वैल्यू के अलावा स्मार्ट इन्वेस्टर्स कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीई रेशियो हमें बताता है कि बाजार कंपनी की कमाई के लिए कितना गुना पैसा देने को तैयार है। आरओई से पता चलता है कि कंपनी शेयर धारकों के पैसे पर कितना अच्छा रिटर्न बना रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का रिस्क बताता है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो से पता चलता है कि कंपनी मुनाफे का कितना हिस्सा शेयर धारकों में बांटती है। इनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेशियो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये हमें बताता है कि कंपनी अपना कमाया हुआ पैसा शेयर धारकों को डिविडेंड के तौर पर दे रही है या फिर उसे वापस बिजनेस में लगाकर ग्रो कर रही है। किताब का ही एक उदाहरण देखिए। एक्सेल रेलिंग्स लिमिटेड ने अपने मुनाफे का 41.2% डिविडेंड के रूप में दिया, जबकि लगभग 59% बिजनेस में ही रीइन्वेस्ट कर दिया। ये अक्सर एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी की निशानी होती है। नंबर्स बहुत जरूरी हैं, बिल्कुल, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बताते। कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए उसकी कहानी यानी नॉन न्यूमेरिकल फैक्टर्स शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बात यह है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें बताता है कि क्या हुआ, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें समझाता है कि क्यों हुआ, और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें दोनों को समझना जरूरी है। और यहीं पर असली जासूसी का काम शुरू होता है। क्या कंपनी का मैनेजमेंट काबिल और ईमानदार है? क्या कंपनी का ब्रांड इतना मजबूत है कि लोग उसके प्रोडक्ट्स बार-बार खरीदें? और सबसे जरूरी, क्या कंपनी के पास कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसे वॉरेन बफे एक मोट या खाई कहते हैं, जो कंपेटिटर्स को दूर रख सके? इन सवालों के जवाब किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं मिलेंगे। तो इतनी सारी मेहनत के बाद इस पूरे एनालिसिस का आखिर मकसद क्या है? मकसद है ये पता लगाना कि एक स्टॉक की मौजूदा कीमत उसकी असली कीमत से ज्यादा है या कम। सारा खेल कंपनी की असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू का पता लगाना है, ताकि एक निवेशक अच्छी कीमत पर खरीदारी कर सके। याद रखिए, लक्ष्य एक अच्छी कंपनी को एक अच्छी कीमत पर खरीदना है, ना कि सिर्फ एक पॉपुलर स्टॉक को किसी भी कीमत पर। लेकिन सुनिए, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस जानना ही काफी नहीं है। सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक खास तरह का साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन चाहिए। असली खेल तो माइंडसेट का है। इसका मतलब है धैर्य रखना। अच्छी कंपनियां रातों रात नहीं बनती। इसका मतलब है अपनी भावनाओं पर काबू पाना। बाजार में जब डर का माहौल हो, तब अपनी अच्छी कंपनियों को बेचना नहीं है, और जब लालच का माहौल हो तो किसी भी कीमत पर कुछ भी खरीद नहीं लेना है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें। किसी की टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। और यही इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। अटकलें लगाना बंद करें और समझना शुरू करें। तो आज का ये एनालिसिस हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम निवेश करते हैं तो क्या हम एक बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं या फिर सिर्फ एक लॉटरी का टिकट? इसका जवाब ही हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर तय करेगा।